मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा BA द्वितीय वर्ष रीतिकालीन काव्य संग्रह है। कवि सेनापति डॉक्टर अन्नाराम शर्मा, सह आचार्य हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, BA द्वितीय वर्ष में हमने विगत कक्षा में पद्माकर के काव्य पर चर्चा की थी। आज हम सेनापति को पढ़ते हैं। कवि सेनापति रीतिकाल के आरंभिक दौर के महत्वपूर्ण कवि हैं। उनका मूल नाम अज्ञात है। वे कवि सेनापति के नाम से हिंदी जगत में प्रसिद्ध हुए हैं। सेनापति की प्रसिद्ध कृति कवित रत्नाकर है, जिसकी पहली तरंग में छंद संख्या 5 में उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का उल्लेख किया गया है। वह छंद कौन सा है? वह छंद इस प्रकार है। दीक्षित परशुराम दादो है विदित नाम, जिन किने यज्ञ जाकी जग में बढ़ाई है। गंगाधर पिता गंगाधर की समान जाको, गंगा तीर बसती अनूप जिन पाई है। महाजानी मणि विद्या दान हो को चिंतामणि, हीरामणि दीक्षित पाई पंडिताई है। सेनापति सोई सेनापति के प्रसाद जाकी, सब कवि कान दे सुनत कविताई है। इससे स्पष्ट होता है कि इनके पितामह अर्थात दादा परशुराम दीक्षित थे और पिता का नाम गंगाधर दीक्षित था। ये गंगा के किनारे स्थित अनूप शहर के निवासी थे और इनके विद्या गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। कवि सेनापति राम के उपासक थे और राम की कृपा का प्रसाद अपनी कविताएं को मानते थे। इनकी एक और प्रसिद्ध रचना है काव्य कल्पद्रुम। यह काव्य कल्पद्रुम अभी तक अप्राप्य रचना है। संभवतः संवत 1680 के आसपास इस ग्रंथ की रचना हुई थी। इसलिए अनुमान किया जा सकता है कि इनका जन्म संवत 1650 के आसपास हुआ होगा। इस छंद से स्पष्ट है कि ये दीक्षित परिवार में जन्म लिए थे और असली नाम दीक्षित से जुड़ा हुआ होगा, लेकिन अभी तक इनका मूल नाम अज्ञात है। सेनापति की रचना कवित रत्नाकर का रचनाकाल 1649 ईस्वी ठहरता है। इस रचना के समय कवि प्रौढ़ावस्था में थे। इससे इनकी जन्म तिथि 1584 से 1588 के आसपास एवं मृत्यु 17वीं सदी के अंतिम चरण में अनुमान किया जाता है। ये जो कवि सेनापति है, इनकी पहली रचना कवित रत्नाकर ही अधिक प्रसिद्ध है। कवित रत्नाकर में 5 भाग हैं। इन 5 भागों को उन्होंने तरंग नाम दिया है। पहली तरंग में कुल 96 कविता है, जिसमें श्लेष अलंकार का वर्णन हुआ है। दूसरी तरंग में कुल 74 कविता है, जिसमें श्रृंगार वर्णन है। तीसरी तरंग में कुल 62 छंद है, जिसमें ऋतु वर्णन है। चौथी तरंग में 76 छंद है, जिसमें राम कथा का चित्रण किया गया है। इस तरंग में कवि ने राम कथा के कुछ चुने हुए प्रसंगों का चित्रण किया है, जिसमें कवि के रुचि के अनुरूप ओज गुण की प्रधानता है। और 5वीं तरंग में कुल 86 छंद हैं, जिसमें राम रसायन का वर्णन हुआ है। इस तरंग में सेनापति की राम भक्ति का स्पष्ट परिचय मिलता है। इस प्रकार
सेनापति रीतिकाल और मध्यकाल के संधि स्थल पर पड़ते हैं। उनके काव्य में भक्ति और रीति दोनों की झलक मिलती है। आदि रचना भक्ति है तो आदि रचना में रीति का उल्लेख इन्होंने किया है। कवित रत्नाकर मूल रूप से एक स्फुट छंदों का संग्रह है। उन्होंने राम के शौर्य और उनकी भक्त वत्सलता को ही अधिक रेखांकित किया है। राम के प्रति अनन्य भक्तिभाव होते हुए भी सेनापति ने रावण की महत्ता को घटाया नहीं है। इस प्रसंग में वीर रस के साथ श्रृंगार और शांत रस का भी परिपाक हुआ है। श्रृंगार वर्णन में लौकिक रीति भाव का मनोरम वर्णन उन्होंने किया है। उनके संयोग और वियोग दोनों ही वर्णन सरस, प्रवाहमय और हृदय स्पर्शी है। श्लेष और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग सेनापति ने विशेष रूप से किया है और श्लेष के प्रयोग में तो वे सिद्ध हस्त है। सेनापति का प्रकृति चित्रण बहुत प्रसिद्ध है। हिंदी में सेनापति प्रकृति चित्रण के लिए जाने जाते हैं। इनके काव्य में प्रकृति के विविध रूप आए हैं। पहला रूप है प्रकृति का आलंबनगत चित्रण या आलंबनगत रूप। सेनापति असाधारण काव्य प्रतिभा के धनी थे। उनका बिंब विधान उच्च कोटि का था। प्रकृति वर्णन की दृष्टि से उनका काव्य समूचे रीति कवियों में बेजोड़ है। रीतिकाल के अधिकांश कवि प्रकृति का उद्दीपनगत चित्रण करते हैं और उनके यहाँ प्रकृति नायक या नायिका के मनोभावों को उद्दीप्त करने के साधन मात्र के रूप में प्रयुक्त हुई है। अर्थात रीतिकालीन कवियों के यहाँ प्रकृति नायक या नायिका की विरहावस्था या संयोगावस्था को प्रगाढ़ता प्रदान करती है। क्योंकि सेनापति का प्रकृति चित्रण इसलिए उल्लेखनीय है कि इनके यहाँ प्रकृति के स्वतंत्र रूप का भी काफ़ी मार्मिक चित्रण हुआ है। इनके यहाँ प्रकृति स्वयं आलंबन है। इसका प्रसार आगे चलकर हमें छायावादी कवियों में दिखाई पड़ता है। स्वतंत्र रूप से प्रकृति के स्वरूप का चित्रण आलंबन रूप में है और इसका एक बहुत ही स्पष्ट और सशक्त उदाहरण उनका ऋतुराज वर्णन है। ऋतु वर्णन नामक तीसरी तरंग के प्रथम छंद में कविवर सेनापति ने ऋतुराज बसंत का चतुरंगिणी सेना समेत एक राजा के आगमन के रूप में सजीव चित्रण किया है। यथा बरन बरन तरु फूले उपवन वन सोई चतुरंग संग दल लहियत है। बंदी जिमी बोलत वीरद वीर कौकिल है। गुंजत मधुप गान गुण गहियत है। आवे आस पास पुहुपन की सुबास सोई। सौदे के सुगंध मांझ सने रहियत है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज। आज आवत वसंत ऋतु राज कहियत है। इस छंद में रूपक अलंकार के माध्यम से ऋतुराज वसंत के राजसी ठाट बाट, उनके शानदार आगमन और उनके सहायक उपादानों का स्पष्ट रूप से चित्रण किया गया है। यह चित्रण उनकी असाधारण काव्य प्रतिभा और प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण का परिचायक है। देखिए आप कि वसंत रूपी राजा की चतुरंगिणी सेना है। विविध वर्णों या रंगों में वृक्षों और बगीचों में फूले हुए ढेर सारे फूल उसके अंग हैं। ऋतुराज वसंत राजा के स्वागत में कोयल एवं भौरे बंदी जनों की भांति गुणगान कर रहे हैं। विविध प्रकार के पुष्पों से निकलने वाली अनेक प्रकार की सुगंधों में ऋतुराज सराबोर है। इस प्रकार शोभा और राजसी वैभव से सजे हुए वसंत राजा का धरती पर शानदार आगमन हो रहा है। इस छंद में राजसी वैभव और प्रकृति सौंदर्य में अद्भुत सामंजस्य
दिखाई पड़ता है। ऋतु वर्णन नामक तीसरी तरंग में सेनापति ने सावन ऋतु के बादलों का भी आलंबनगत चित्रण किया है। सावन ऋतु में काले काले बादलों को काजल के पहाड़ों जैसा बताकर एक रमणीय दृश्य बिंब का सृजन सेनापति ने किया है। उन्हें दिन में व्याप्त अंधकार को देखकर लगता है मानो सूर्य देव कहीं छिपकर बैठ गए हैं या खो गए हैं। यहाँ पर एक विलक्षण उत्प्रेक्षा है जो उनकी काव्य प्रतिभा और असाधारण पौराणिक ज्ञान का परिचायक भी है। उनकी यह उत्प्रेक्षा कि सावन मास के दिन में भी व्याप्त अंधकार को देखकर लगता है कि दिन में भी रात के भ्रम के कारण नारायण भी सो गए हैं, श्याम भी सो गए हैं, और चतुर्मास में नारायण के शयन कर लेने का प्रसंग शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णित है। इस पौराणिक मान्यता को सेनापति अपनी कल्पना का आधार बनाते हैं। सेनापति उन्हें ये नए जलद सावन के चारी हो दिशान घूमरत भई भरे तोरी तोई के शोभा सर साने न बखाने जात काहू भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोई के घन सो गगन छयो तिमिर सघन भयो देखिन परत मानो रवि गयो खोई के चारी मास भरी श्याम निशा के भरम करी मेरे जान याही ते रहत हरि सोई के। इस छंद में उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है और कवि के सांस्कृतिक बोध का भी परिचायक है यह पद। दूसरा प्रकृति रूप है उद्दीपन रूप। ऋतुकाल के अधिकांश कवियों ने प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण किया है। उन कवियों के यहाँ प्रकृति नायक या नायिका के साहचर्य में रहती है और उनकी भावनाओं के अनुरूप प्रभाव और स्वभाव उसका बदलता रहता है। यदि प्रिय और प्रियतम साथ में हैं और वे परस्पर प्रेम में निमग्न हैं और सुखद भाव का अनुभव करते हैं तो प्रकृति सदा सुखदायी और आनंदमयी प्रतीत होती है। जब प्रिय और प्रियतम एक दूसरे से दूर रहकर विरह पीड़ा का अनुभव करते हैं तब उनके जीवन का क्षण क्षण अत्यंत दुखदायी और पीड़ादायक प्रतीत होता है। ऐसे में नायक नायिका को प्रकृति का प्रत्येक उपादान पीड़ादायक कष्टदायक लगता है। प्रकृति के उद्दीपनगत स्वरूप की यही विशेषता है कि वह नायक नायिका के सुखात्मक या दुखात्मक भावों को उद्दीप्त करती है। सेनापति ने भी प्रकृति के इसी रूप का काफी वर्णन किया है। यथा लाल लाल केसु फूली रहे हैं विशाल संग श्याम संग भेंटी मानो मस्सी में मिलाए हैं तहाँ मधुकाज आई बैठे मधुकर पुंज मलय पवन उपवन बन धाए हैं। सेनापति माधव महीना में पलाश तरु देखी देखी भाऊ कविता के मन आए हैं। आधे अन सुलगी रहे आधे मानो वीर ही दहन काम क्वेल पर चाहे हैं। इस छंद में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है और उसके माध्यम से माघ महीना की प्रकृति का बहुत मनोहर ढंग से उद्दीपनकारी चित्रण किया गया है। फूले हुए पलाश के लाल फूल एवं उसके मूल में लगी हुई कालिमा या श्याम रंग को देखकर कवि उत्प्रेक्षा करता है मानो कामदेव ने विरहिणियों को दग्ध करने हेतु काला कोयला जला रखा है जिसमें आधे तप्त रंग के हैं और आधे अनजले हुए काले रंग के हैं। कवि ने अनजले काले रंग की उपमा काले काले मधुपों से दी है जो बहुत ही आकर्षक बन पड़ी है। इसी प्रकार सावन की रात में विरहिणी को अपने प्रिय की स्मृति और प्रेमपूर्ण वाणियों का ध्यान आता है जिसे पावस की ऋतु अधिक उद्दीप्त करती है। इस उद्दीप्त माहौल में प्रिय की प्रेम पाती न मिलने से उसकी भावनाएं उमड़ पड़ती है। बादलों की मधुर गर्जन से उसकी प्रेममयी छतियाँ उमड़ घुमड़ रही है। मन भावन लाल के नए आने से सावन ऋतु की रात
52 भगवान के विराट पग या कदम जैसी विशाल हो गई है। यहाँ पर कवि के पौराणिक ज्ञान का भी बोध होता है। कवि ने विष्णु भगवान के वामनावतार की कथा की काव्य में अभिव्यक्ति की है। पावस ऋतु में विरहिणियों की विरह व्यथा को बढ़ाने में प्रकृति अनेक उपादान उत्तेजक रूप से प्रस्तुत करती है। प्रिय के अभाव में विरहिणियों की व्यथा को उमड़ते घुमड़ते बादल, वर्षा जल की झीनी झीनी फुहारें, चातक और कोकिला की मधुर ध्वनियों से नायिका के हृदय दग्ध होने लगते हैं और प्रतीत होता है कि इस दारुण पीड़ा से विरहिणी के प्राण ही निकल जाएंगे। उसे प्रियतम की पल पल प्रतीक्षा भारी लगने लगती है। इन सभी विरहानुभूतियों का सेनापति ने बहुत ही मार्मिक अंकन किया है। आई ऋतु पाउस कृपाउस ने कीनी कंत, छाई रयो अंत और विरह दहत है, गरजत घन तरजत है मदन लरजत, तन मन नीर नैननी बहती है, अंग अंग भंग बोले चातक विहंग, प्राण धुनी सुनी कोकिल की विरहीन को किल की, केका के सुने तो प्राण एका के रहते हैं। इस प्रकार कवि ने उद्दीपनकारी प्रकृति का मनोहर वर्णन किया है। प्रकृति का तीसरा जो रूप है वह है सामाजिक रूप। यह सामाजिक रूप सेनापति के प्रकृति वर्णन को एक अलग ही छटा प्रदान करता है। विभिन्न ऋतुओं में जनजीवन और सामंती जीवन के विविध पहलुओं पर कवि ने ध्यान दिया है। सामाजिक संदर्भों में भी उन्होंने प्रकृति का सजीव और स्वाभाविक चित्रण किया। तत्कालीन समाज में सामंत वर्ग और रईस लोग किस प्रकार व्यवस्था करते थे, कैसा जीवन जीते थे, इस सब का सजीव चित्रण उन्होंने किया है। जैसे जेठ नजी काने सुध रत खस खाने तल ताक तह काने की सुधारी झारियत है, होती है मरम्मती विविध जल जंत्रण की ऊंचे ऊंचे अटाते सुधारियत है, सेनापति अतर गुलाब और गजा साजी, ग्रीष्म के बासर बराई वे सो सिरे सब, राजभोग काज साजते सो संभारियत है। ग्रीष्म ऋतु में संपन्न लोग गर्मी से राहत पाने के लिए अनेक उपाय करते हैं। वे तहखानों की मरम्मत करवा के उसकी शीतलता का आनंद लेते थे। विविध प्रकार के जल यंत्रों को सुव्यवस्थित कर शीतल जल के फुहारों को चालू करते थे। वे सुगंधमय वातावरण के निर्माण हेतु इत्र, सुगंधित गुलाब जल और शीतल चंदन का प्रयोग भी करते थे। ये सारी व्यवस्थाएं, सारे सुविधा साधन संपन्न लोगों से जुड़े हुए थे, जिनका सूक्ष्म निरीक्षण सेनापति ने किया है। ग्रीष्म ऋतु में, यद्यपि शरद ऋतु में भी वे सुखदायी व्यवस्था करते थे ताकि शीत की पीड़ा से मुक्त रहे, लेकिन ग्रीष्म का वर्णन बहुत ही यथार्थपरक हुआ है। शीत ऋतु में संपन्न लोग दैनिक क्रियाकलापों और उनके विविध प्रकार के गर्म कपड़ों का प्रयोग करते थे, जिसका वर्णन सेनापति ने किया है। प्राति उठी आई बे को तेल ही लगाई बे को, मली मली नाई बे को गर्म हमाम है, ओढ़ी बे को साल जे विशाल है, अनेक रंग बैठी बे को सबा, जहाँ सूरज को धाम है, धूम को अगर सेनापति सौंदो सौरभ को सुख करी बे को छिति, अंतर को धाम है, आए अगहन हिम पवन चलन लागे, ऐसे प्रभु लोगन का होत विश्राम है। प्रभु लोगों के अतिरिक्त या बड़े लोगों के अतिरिक्त सामान्य जन और अभावग्रस्त समाज का अंकन भी सेनापति ने किया है। शीत की प्रबलता के निवारण के लिए संपन्न लोग जहाँ विविध प्रकार के सुख साधनों की व्यवस्था करते हैं, वहीं सामान्य जन शीत की प्रबलता को झेलते हैं। उनकी आंखों से जल गिरता है क्योंकि वे धुएं और आग के पास खड़े रहते हैं। आग को अपने हृदय से लगा कर रखते हैं ताकि सर्दी का प्रकोप उन्हें अधिक पीड़ित नहीं कर सके। जैसे धूम नैन बहे लोग आगी पर गिरी रहे, ये सो लगाई रेक नेक सु लगाई के,
मानो भीति जानी महा शीत ते पसारी जानी, छतिया की छाह राख्यो पाउक छिपाई के। इस प्रकार कवि ने प्रकृति के सामाजिक स्वरूप का बहुत अच्छा चित्रण किया है। इसके अतिरिक्त सेनापति ने प्रकृति के आलंकारिक स्वरूप को भी ध्यान में रखा है और उसका आलंकारिक रूप बहुत ही शानदार रूप से चित्रित हुआ है। रीतिकाल के अन्य कवियों की भांति उन्होंने विविध प्रकार के शब्दालंकारों और अर्थालंकारों की योजना की। उन्होंने मुख्य रूप से श्लेष, यमक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, उपमा अलंकारों का प्रयोग किया है, लेकिन श्लेष के प्रयोग में उन्हें महारत हासिल है। उन्होंने अभंग और सभंग दोनों प्रकार के श्लेष अलंकारों का उत्कृष्ट प्रयोग किया। प्रकृति ऐसे स्थलों पर साधन मात्र है, साध्य है अलंकार योजना। इस कथन को इस बात को हम इस रूप में समझ सकते हैं। अंकिया सिराती, ताप छाती की बुझाती, रोम रोम सरसाती, तन सरस परसते, श्रावणे अधीन तुम बिन अति दीन हम, नीरहीन मीन जिम काहे को तरसते, सेनापति जीवन आधार निर्धार तुम, जहाँ को ढरत तहाँ टूटत अरसते, उने उने गरजी गरजी आए घनश्याम, वेके बरसाऊ एक बार तो बरसते। इस कवित्व में घनश्याम से बादल और श्री कृष्ण दोनों का अर्थ ले सकते हैं। नायिका बादल एवं घनश्याम दोनों को एक साथ उपलम देती है कि आप अन्यत्र बरस आए, प्रेम लुटा आए, एक बार मेरे यहाँ भी तो बरसो। जीवन के आधार दोनों ही हैं, बादल और कृष्ण। जीवन के आधार दोनों के अभाव में नायिका अत्यंत संतप्त है। यहाँ प्रकृति का संकेत मात्र है, लेकिन श्लेष अलंकार की योजना उच्च कोटि की है। इस प्रकार कवि का लक्ष्य है अलंकारों का वर्णन। इस प्रकार सेनापति ने प्रकृति के 4 रूप मुख्य रूप से लिए, उसका आलंबन रूप, उद्दीपनगत रूप, उसका सामाजिक रूप और उसका आलंकारिक रूप। सार रूप में हम कह सकते हैं, निष्कर्ष रूप में, कि सेनापति का महत्व प्रकृति चित्रण के अतिरिक्त उनके विविध प्रकार के अलंकारों के प्रयोग के कारण भी है। उन्होंने चमत्कारपूर्ण अलंकारों की पर्याप्त योजना की। सादृश्य मूलक अलंकार जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, छंदे, इन सब के प्रयोग में उन्हें विशेष सफलता मिली, क्योंकि वे भावानुभूति और उसकी कलात्मक प्रस्तुति दोनों में संतुलन स्थापित कर सके। श्लेष और उत्प्रेक्षा अलंकारों के सार्थक प्रयोग की दृष्टि से सेनापति को हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। उन्हें रीति, उत्साह, क्रोध, भय, निर्वेद जैसे भावों के मार्मिक चित्रण में विशेष सफलता मिली है। उनके राम के प्रति उनकी गहरी आस्था है। अतएव यथास्थान उन्होंने भक्ति भाव से प्रेरित अनेक छंद भी लिखे हैं और अपनी कवित्व शक्ति का सारा श्रेय राम की कृपा को माना है। इस प्रकार सेनापति अपने प्रकृति चित्रण के कारण बेजोड़ है। उनकी प्रकृति चित्रण पद्धतियाँ हिंदी साहित्य में आगे भी विकसित हुई। वे प्रकृति चित्रण की विविध छवियों के चितेरे माने जाते हैं।